नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का ग्रीन वर्ल्ड पब्लिकेशन यूट्यूब चैनल पर। बायोलॉजी की सीरीज चल रही है, क्वेश्चन आंसर का सीरीज चल रहा है बेसिकली, जिसमें अब तक 3 लेक्चर हो चुके हैं बच्चों। और इसमें सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव दोनों ही सोल्यूशंस कराए जा रहे हैं। आपके क्लास 12th का ये सोल्यूशन है, जिसमें आज हम देखेंगे आपके कुछ क्वेश्चन एवोल्यूशन वाले चैप्टर्स हैं एंड बाकी चैप्टर्स के जो क्वेश्चन है उसमें हम क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। पहला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन क्या है आपका कि उपयुक्त चित्र की सहायता से उत्पत्ति के संबंधों में एस.एल. मिलर के पारंपरिक प्रयोगों को समझाइए। देखिए, ये लेक्चर भी मैं ले चुकी हूँ। एवोल्यूशन वाला जो चैप्टर है इसमें आपका, इससे पहले इन्होंने जो प्रयोगशाला में एक्सपेरिमेंट किया था, तो ओपेरिन और हेल्डन ने क्या किया था? ओपेरिन और हेल्डन ने हाइपोथेसिस दिया था कि आपकी पृथ्वी का जो निर्माण हुआ और पृथ्वी पर जीवों का जो विकास हुआ होगा बेसिकली, वो किस तरह से हुआ होगा। उन्होंने कहा कि भाई, जब ब्रह्मांड बना था, बिग बैंग थियोरी आई थी, तो उसमें हुआ क्या था कि आपके जो प्लैनेट है वो क्या थे कि छोटे छोटे पार्ट्स में टूट गए सभी। टूटने के बाद क्या हुआ कि यहाँ पे कुछ धीरे धीरे वर्षा और छोटे छोटे जो परमाणु हैं बेसिकली आपके, ये मिल करके क्या हुए, अणु बनाने लगे। अणुओं के साथ साथ में फिर ये अणु आपस में आकर के क्या करे, थोड़े से जटिल आपके यौगिकों का निर्माण करने लगे। फिर धीरे ऐसा कंडीशन बना होगा कि इन्हीं यौगिकों में से क्या हुए होंगे, आपके कार्बनिक यौगिकों का भी निर्माण हुआ होगा। ऐसा हो सकता है कि यही यौगिक साथ में मिलकर के आपके कार्बनिक यौगिक का निर्माण किए होंगे। अब ये आपके कार्बनिक यौगिक क्या हो सकते हैं? ये कार्बनिक यौगिक आपके प्रोटीन हो सकते हैं, आपके एंजाइम हो सकते हैं, लिपिड हो सकते हैं, न्यूक्लियो प्रोटीन हो सकते हैं। इस तरह के आपके कुछ कार्बनिक यौगिक हो सकते हैं, जिनमें कुछ इस तरह की विशेषता फिर बाद में उत्पन्न हुई होगी, यानी परिवर्तन आया होगा। तो इस विशेषता के बाद क्या हुआ होगा कि ये ओपेरिन ने इनको बेसिकली कोएजरवेट्स कहा था। इन अणुओं को उन्होंने क्या कहा, कोएजरवेट्स कहा था। और सिडनी फॉक्स ने इसको क्या कहा था, इन्होंने कहा था कि ये माइक्रोस्फेयर्स हैं। वो माइक्रोस्फेयर को बाद में इतना तवज्जो नहीं दिया गया। कोएजरवेट्स को ये कहा गया कि ये बाद में और बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स बनाए हुए होंगे और इनके चारों तरफ कुछ झिल्ली जैसी संरचना पाई गई होगी, जिसको क्या कहा गया होगा, कहा गया कि हो सकता है इन्हीं कॉम्प्लेक्स यौगिकों के आसपास में फिर धीरे धीरे सेल का विकास हुआ होगा, कोशिका का विकास हुआ होगा, और एक सेल में फिर डिवीजन हुआ होगा हो सकता है, और मल्टीपल सेल्स बने हुए होंगे एंड इस तरह से एक छोटा सा ऑर्गेनिज्म बना होगा। लेकिन पहला जीव कहाँ बना होगा? पहला जीव आपका जो है वो कहाँ बना होगा? ये आपका कहाँ बनेगा? पानी में ही बनेगा, क्योंकि ये सारी घटनाएं कहाँ पर हो रही हैं बच्चों? सारी घटनाएं आपकी पानी में हो रही हैं, ठीक है ना, जल में हो रही हैं। तो इसी को प्रयोग द्वारा सिद्ध किया किसने? मिलर और यूरे ने इसको प्रयोग द्वारा सिद्ध किया था। यूरे और मिलर ने इसको प्रयोग द्वारा सिद्ध किया कि ओपेरिन और होल्डन के बेसिकली हाइपोथेसिस को उन्होंने क्या किया, सपोर्ट किया था एक्सपेरिमेंट करके, ठीक है। तो इसी एक्सपेरिमेंट के बारे में हम पढ़ेंगे कि उन्होंने क्या किया था बच्चों, आपके प्रयोगशाला में इसी तरह के कार्बनिक यौगिकों को बना करके सिद्ध किया था, ठीक है। तो पढ़ते हैं क्या हुआ। ओपेरिन के सिद्धांतों की पुष्टि के लिए अमेरिकन वैज्ञानिक स्टैनले मिलर और उनके जो गुरु थे हैरोल्ड यूरे, इन्होंने अपने गुरु के निर्देशन में एक काम किया। क्या किया था? 5 लीटर की क्षमता वाला फ्लास्क लिया, जिसमें 2:1:2 के अनुपात में बेसिकली क्या किया इन्होंने, मीथेन, अमोनिया और हाइड्रोजन गैसों का मिश्रण लिया, ठीक है। ये आप याद रखेंगे। रेशियो क्या था? 2:1:2 था। और किसका? क्या था? मीथेन अणु थे, अमोनिया 1 अणु है और हाइड्रोजन 2 अणु हैं। इस तरह से हम समझ सकते हैं। उसके बाद क्या किया, फ्लास्क में ये इन यौगिकों को भर दिया और इसे एक ओर से 2 समकोणों पर एक कांच की नली से जोड़ दिया गया था। इस नली को मध्य में एक निर्वात पंप से जोड़ा और इसके दूसरे सिरे पर आधा लीटर क्षमता वाला कांच का एक दूसरा फ्लास्क लगा दिया गया। इसमें जल भरकर इसे एक विशिष्ट रचना वाली नली से जोड़ दिया गया। इस नली का दूसरा सिरा गैसीय मिश्रण वाले फ्लास्क से जोड़ा गया था और इस विशिष्ट रचना वाली नली जो है या यू आकार वाले भाग के ऊपर एक कंडेंसर लगा करके इसको जोड़ा गया। और बड़े फ्लास्क में क्या रखा गया? टंगस्टन के 2 इलेक्ट्रोड्स रखे गए
जो विद्युत प्रवाहित करने पर चिंगारियां मुक्त करता था। ठीक है बच्चों, अब ये चिंगारियां क्यों, अरे टेम्परेचर की जरूरत हमें क्यों पड़ी है, टंगस्टन की जरूरत क्यों पड़ी है बच्चों? क्योंकि जो आपके नेचुरल एनवायरनमेंट थे उस टाइम पे तापमान बहुत ज्यादा था। तापमान बहुत ज्यादा होने की वजह से, टेम्परेचर डिफरेंस होने की वजह से अणु जो है ये आपस में पास में क्या हुआ, रिएक्ट किए होंगे, जिससे यौगिक का निर्माण हुआ होगा। इसीलिए टंगस्टन लगा करके इलेक्ट्रोड्स की मदद से इलेक्ट्रिसिटी इसमें बल्कि प्रवाहित की जाएगी। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, स्पार्क डिस्चार्जिंग एक्सपेरिमेंट कहा जाता है। और ये जो अपैरेचस बना था इसको क्या कहा जाता है, चिंगारी विमुक्ति उपकरण इसको कहा जाता है बच्चों। ठीक है, अगला क्या करते हैं, जब इन्होंने इस मिश्रण को उसमें मिलाया तो वाष्प जो है, अभी हम आपको ये मैं आपको उपकरण दिखाऊंगी किस तरह से उन्होंने बनाया था। इन्होंने निष्कर्ष में देखा कि प्रारंभ में, इस प्रयोग को प्रारंभ करने पर आदि पृथ्वी क्या है, जो आपकी बिल्कुल शुरुआत में पृथ्वी का जो माहौल रहा होगा या वातावरण रहा होगा, उनकी दशाओं के समान परिस्थितियां उत्पन्न हुई। ऐसा इन्होंने इमेजिन किया कि ऐसा पृथ्वी का उस समय पर वातावरण रहा होगा। इसमें संपूर्ण उपकरण में जलवाष्प का संचार होता है। बड़े फ्लास्क में आदि वायुमंडल पाई गई। आदि वायुमंडल का मतलब क्या है कि जो पहले वायुमंडल यानी वातावरण का रहा होगा माहौल, वैसा ही एक्सपेरिमेंट के तौर पर इन्होंने देखा। और उस समय में वायुमंडल में पाई जाने वाली गैसें जो थी वो बनी आपकी। ठीक है, प्रयोग के अंत में बनी गैस जलवाष्प और कंडेंसन के द्वारा ठंडी होने पर विशिष्ट रचना वाली नली से ये क्या होती हैं, कुछ लाल रंग का पदार्थ देखने को मिलता है। इस लाल रंग के पदार्थ का विश्लेषण किया गया तो इसमें क्या मिला, अमीनो अम्ल मिला, शर्करा मिला, कार्बनिक अम्ल एवं यौगिक मिले, आपके न्यूक्लियोप्रोटीन्स मिले। तो इनका एक्सपेरिमेंट करके ये देखा गया कि इन्हीं कार्बनिक यौगिकों से होना हो क्या हुआ होगा, आपकी कोशिका बनी हुई होगी और कोशिका से फिर जीव का निर्माण हुआ होगा। ये है आपका अपैरेचस जिसको मिलर ने बनाया था। किया क्या है मिलर ने, ये देखिए यहाँ पर ये क्या किया गया, ये फ्लास्क लिया गया है। ठीक है बच्चों, इस फ्लास्क में कौन सी गैसें भरी गई हैं, मीथेन, अमोनिया और क्या है, हाइड्रोजन गैस, और जल यहाँ पे भरा गया है। ठीक है, ये आपका 2:1 अनुपात और 2 अनुपात में भरा गया है। ठीक है बच्चों, इसके अंदर क्या डाला गया है, टंगस्टन के 2 इलेक्ट्रोड डाले गए हैं ताकि इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर सके हीट जनरेट करने के लिए। ठीक है बच्चों, यहाँ पे स्पार्कल्स आपके निकल रहे हैं। इसको फिर एक टेस्ट ट्यूब की मदद से, एक नली से जोड़ा गया है बेसिकली यहाँ पर। ठीक है, और ये देखिए यहाँ पर क्या लगा हुआ है, कंडेंसर लगा हुआ है आपका, और यहाँ से भी ये गैस निकल करके कहाँ पर आएगी, इधर ही आएगी। ये जो गैस है ये आपके रिएक्ट करेंगे तो यहाँ पर आएंगे। ओके, उसके बाद क्या हुआ है, इधर इस तरफ से भी एक नली से इसको जोड़ा गया है, कांच की नली से, और यहाँ से इसको बाहर की तरफ खोला गया और एक पंप लिया गया है। क्यों ऐसा किया गया है, ताकि ये जो आपकी नली है ये बिल्कुल इसमें कोई दूसरी गैसेस या कुछ भी मौजूद न रहे। ठीक है, या इसीलिए यहाँ पर एक पंप लगाया गया है। ओके, अब उसके बाद ये वाला जो आपका फ्लास्क है इसमें पानी भर करके क्या किया गया है, इसको गर्म किया जाएगा। गर्म क्यों किया जाएगा, ताकि ये क्या हो, ये पानी आपका भाप बनकर, वाष्प बनकर इस पूरे नली में क्या हो, प्रवाहित हो। ठीक है बच्चों, वाष्प बनकर पूरे नली में प्रवाहित हो। एक ऐसा एनवायरनमेंट जहां पर पृथ्वी का तापमान अभी भी क्या है, ज्यादा है। वर्षा आपकी हो रही है लेकिन वाष्प बनकर के क्या हो रही है, उड़ जा रही है। ठीक है, यानी H2O तो है लेकिन जल के फॉर्म में नहीं है। कौन से फॉर्म में है, गैसियस फॉर्म में है। कौन से फॉर्म में है, गैसियस फॉर्म में है, वायु की अवस्था में, अभी जलवाष्प की अवस्था में है। ये है आपका उबलता हुआ जल। ठीक है, ये थर्मामीटर लगा करके इसका टेम्परेचर मेजर भी किया जा रहा है। तो अब यहाँ पर बना क्या, जो यहाँ पे पदार्थ आपका इकट्ठा हुआ, इसमें इसका विश्लेषण करने पर क्या देखा गया, शर्कराएं, आपकी कुछ प्रोटीन बनी जिसमें क्या है, एलेनिन प्रोटीन बना, ग्लाइसिन प्रोटीन बना, एस्पार्टिक अम्ल बना, जिसको आप क्या याद रखते हैं, आग वाले शॉर्ट फॉर्म से याद रखते हैं, एलेनिन, एस्पार्टिक एसिड, ग्लाइसिन, ये सब प्रोटीन्स कुछ बने हुए थे, जिसका एक विश्लेषण करने पर देखा गया कि हमारे शरीर में इस प्रकार के कुछ प्रोटीन्स मौजूद आज भी हैं। ठीक है, तो ये था स्टैनली मिलर का प्रयोग। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन कह रहा है प्राकृतिक वर्ण को किसी एक उदाहरण से समझाइए। प्राकृतिक वर्ण क्या, नेचुरल सिलेक्शन। प्राकृतिक वर्ण क्या है बच्चों, नेचुरल सिलेक्शन।
दिया किसने था नेचुरल सिलेक्शन वाली थ्योरी? चार्ल्स डार्विन ने दिया था, चार्ल्स डार्विन ने दिया था बच्चों। ठीक है, तो प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत क्या है बच्चों? डार्विन ने क्या कहा? डार्विन ने एक सिद्धांत दिया था जिसको उन्होंने नेचुरल सिलेक्शन नाम की थ्योरी दी, और इसको उन्होंने क्या किया था बच्चों? अपनी बुक में उसको छापा था, अपनी किताब में उसको छापा था, जिसका नाम क्या था? ओरिजिन ऑफ स्पीशीज बाय नेचुरल सिलेक्शन, प्राकृतिक वर्ण द्वारा जातियों का विकास। 1859 में अपनी पुस्तक में उन्होंने अपने सिद्धांत को छापा था। और डार्विन ने बेसिकली बच्चों, डार्विन का ये अपना ओरिजिनल थ्योरी नहीं था। इन्होंने किसकी थ्योरी को इस्तेमाल किया था? इन्होंने क्या नाम है, माल्थस के थ्योरी को इस्तेमाल किया था। और कोई किसने इस्तेमाल किया था? माल्थस के थ्योरी को वेलिस ने इस्तेमाल किया था, और वेलिस की ही थ्योरी को आगे चार्ल्स डार्विन इस्तेमाल करते हैं। माल्थस ने क्या कहा था कि जब आपकी जनसंख्या बढ़ती है तो जनसंख्या और आपके जो संसाधन होते हैं इनमें आपका क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती अनुपात होता है, संबंध होता है। तो जनसंख्या आपकी बहुत ज़्यादा है, जनसंख्या आपकी बहुत ज़्यादा है। दो कंडीशन से इन्होंने बताया कि अगर रिसोर्सेज आपके ज़्यादा है और जनसंख्या मान लेते हैं क्या है आपके कम है बच्चों, संसाधन क्या है आपके ज़्यादा है। संसाधन में जैसे क्या? लकड़ी है, खाद्य पदार्थ है, ज़मीनें हैं, रहने के लिए प्राकृतिक अवस्थाएं प्रॉपर मौजूद है, और जनसंख्या कम है, तो क्या होगा कि इनमें प्रतिस्पर्धा बहुत कम होगी, उतनी ज़्यादा प्रतिस्पर्धा नहीं होगी। लेकिन अब कुछ ऐसा कंडीशन आता है कि इनको खाना वाना बाकी सारी चीजें तो प्रॉपर मिल रही हैं, तो जनसंख्या क्या होगी? जनसंख्या 4 गुना तेजी से क्या करेगी? वृद्धि करेगी। जनसंख्या वृद्धि होगी, 4 गुना तेजी से वृद्धि करेगा, जिसको एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कहते हैं। अब अगर जनसंख्या वृद्धि करेगी तो संसाधन का भी इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होगा, और जब संसाधन का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होगा तो धीरे धीरे ये संसाधन क्या होने लगेंगे? समाप्त होने लगेंगे, और फिर क्या होगा? जनसंख्या में ही आपस में प्रतिस्पर्धा बढ़ जाएगी, और जब आपस में प्रतिस्पर्धा बढ़ जाएगी तो जो श्रेष्ठ होगा, जो ताकतवर होगा, जो पैसे वाला होगा, या फिर जो फिजिकली हेल्दी है, वो क्या करेगा? वो ही आगे सरवाइव कर पाएगा, बाकी जनसंख्या का धीरे धीरे क्या हो जाएगा? विनाश हो जाएगा। ये माल्थस की थियोरी है जनसंख्या से रिलेटेड, और इसी थियोरी को इस्तेमाल करके डार्विन ने अपनी थियोरी दी थी, एवोल्यूशन के बारे में दी थी बच्चों। ठीक है ना, चलिए पढ़ते हैं। चार्ल्स डार्विन ने ये अंग्रेज वैज्ञानिक थे। डार्विन ने प्रकृति में अत्यधिक दिलचस्पी रखते हुए, ये सब छोड़िए हटाइए, कहानी है ये, तो इन्होंने किया क्या? 1859 में इनकी बुक थी, वो कौन सी बुक है? ओरिजिन ऑफ स्पीशीज बाय नेचुरल सिलेक्शन, प्राकृतिक वर्ण द्वारा जातियों का विकास। इसमें इन्होंने अपने सिद्धांत के बारे में बताया था। कहा क्या इन्होंने कि कुछ कुछ पॉइंट्स बताए कि ऐसा कुछ कुछ विशेषताएं हैं जो आपके पृथ्वी पर मौजूद प्रजातियां हैं, या इनका विकास किस तरीके से हो रहा है। जीवों में संतानोत्पत्ति की प्रचुर मात्रा है। अब जाहिर सी बात है, सिर्फ और सिर्फ मनुष्य ही नहीं, जितने भी प्रकार के जीव हैं बच्चों, जैसे मनुष्य क्या है, फीमेल, अगर ह्यूमन बींग्स के फीमेल को आप देखेंगे तो 1 महीने में, नॉट 1 महीने में, 9 महीने में एक बच्चे को, या एक्सेप्शनल केसेस हैं तो 2 बच्चे को जन्म देती हैं। ठीक है, इसी तरीके से आप बकरी का एग्जाम्पल लेंगे तो वो 5 महीने में 1 से ज़्यादा बच्चे को जन्म देती हैं। खरगोश का एग्जाम्पल लेंगे आप तो 2 महीने में, हार्डली 2 महीने में वो 1 से ज़्यादा बच्चे देता है। तो जो क्या है आपके जीव हैं, ये इनमें रिप्रोडक्शन का अपार क्षमता होता है। ऐसे ही आपके मच्छर देख लीजिए, मछलियाँ देख लीजिए, एक साथ कई सैकड़ों हजारों अंडे देती हैं। अब कि उसमें से कितने जीवित हैं, कितने विकसित हो रहे हैं, ये आपके अदर फैक्टर्स पर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो यही डार्विन ने कहा कि जीवों में संतानोत्पत्ति की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। ठीक है, तो क्या होगा? जनसंख्या वृद्धि होगी। इससे क्या होगा? जनसंख्या में वृद्धि देखी गई। रेखा गणितीय अनुपात में वृद्धि करें तो लगभग 750 वर्षों में हाथियों के एक जोड़े से कितने बच्चे पैदा हो सकते हैं? 2 करोड़ हाथी अस्तित्व में आएंगे, ऐसा उन्होंने एक अनुपात निकाला था। दूसरा क्या है? प्रत्येक जीव जाति की स्थिर व संतुलित समष्टि
उन्होंने कहा, यहाँ पे थोड़ा सा अब आपको एक एक्सेप्शन देखना पड़ेगा। डार्विन ने कहा कि जो रिप्रोडक्शन के थ्रू जितने भी जीवों का विकास हो रहा है, ऐसा होगा कि धरती पर जीवों का नंबर मतलब जनसंख्या जो है वो स्थिर बनी रहती है। अब आप ही सोचिए, क्या ऐसा है कि जनसंख्या सदियों तक ऐसे स्थिर बनी रहेगी? ऐसा तब होगा जब आपके पास रिसोर्सेज अच्छी मात्रा में अवेलेबल रहेंगे, ठीक है। लेकिन अगर रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है तो क्या होगा? कंपटीशन बढ़ेगा, और कंपटीशन बढ़ेगा तो आपस में ही क्या करेंगे? लोग फाइट करेंगे खाने के लिए, रहने के लिए, इन सारी चीज़ों के लिए। जब फाइट, या फिर हो सकता है कि बहुत गरीबी है, आप मलिन बस्तियों में कहीं पे जहाँ रह रहे हैं वहाँ पर विभिन्न प्रकार की बीमारियाँ आ जाए तो बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो जाएगी, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में नेचुरल कैलामिटीज या बहुत सारे अदर फैक्टर्स की वजह से क्या होगा? हो सकता है कि किसी की जनसंख्या धीरे 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 क्या होने लगे? कम होने लगे। एग्जाम्पल आप ले लीजिए, जैसे आप पढ़ते हैं कि डायनासोर था, तो एक टाइम पे डायनासोर का पूरा युग था जिसमें सिर्फ और सिर्फ डायनासोर के अलग अलग प्रजातियां देखने को मिली। लेकिन क्या अब डायनासोर अवेलेबल है? नहीं, अब डायनासोर अवेलेबल नहीं है। धरती से डायनासोर पूरी तरह से क्या हो चुके हैं? एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, विलुप्त हो चुके हैं। तो डार्विन का सिद्धांत यहाँ पर कुछ एक्सेप्शंस को मतलब यूनिवर्सली लागू नहीं हो रहा है, सार्वभौमिक सत्य इसको नहीं माना जा सकता है। क्योंकि अगर आपका जलवायु परिवर्तन हो रहा है, संसाधन की कमी हो रही है, शिकार बहुत ज़्यादा हो रहा है, या फिर दो प्रजातियों के बीच में या विभिन्न प्रजातियों के बीच में प्रतिस्पर्धा हो रही है, तो नंबर क्या हो जाएंगे? वैरी करेंगे आपके, ठीक है। अब लेते हैं कि ऐसा हो सकता है कि इस पृथ्वी पर कोई एक ही प्रजाति का वर्चस्व काफ़ी लंबे समय तक बना रहे। जैसे आज के टाइम पे देखेंगे कि ह्यूमन बीइंग, जो मॉडर्न ह्यूमन बीइंग है, आधुनिक मानव है, ये जो अभी हम 21वीं सदी की बात देख रहे हैं, यहाँ पर एआई का विकास हो चुका है, रोबोटिक्स से काम चल रहा है। तो जो मानव है ये प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन भी कर रहा है और उसका मल्टीपल तरीके से इस्तेमाल भी कर रहा है। और अब के टाइम पे, इस टाइम पे आप देखेंगे तो अगर ऐसा ही चलता रहा तो इस पृथ्वी पर मनुष्य जो है वो काफ़ी लंबे समय तक क्या हो सकता है? बना रह सकता है, ठीक है। बट हालांकि इकोलॉजी में जब हम पढ़ेंगे तो उसमें हम देखेंगे कि मानव अकेला इस पृथ्वी पर सर्वाइव नहीं कर सकता है, राइट। लेकिन सर्वश्रेष्ठ कैटेगरी में ह्यूमन बींग्स आ सकते हैं अपने आप को और इवॉल्व कर करके, ठीक है। तो अब इसको पढ़िएगा कि ये कहना क्या चाह रहे हैं। डार्विन ने स्पष्ट किया कि प्रकृति में किसी भी जीव जाति की संख्या में रेखा गणितिक अनुपात में वृद्धि नहीं होती है, ग्रोथ नहीं हो रहा है, मतलब अनुपात जो है वो नियत बना हुआ है, ठीक है। क्योंकि कई बार अनेक कारकों के प्रभाव से सभी शिशु वयस्क होने तक जीवित नहीं रहते हैं। पर ऐसा तो नहीं है कि सारे के सारे बच्चे मर जाएं। ऐसा होता है क्या कि कोई महिला अपने बच्चे को जन्म, मतलब लेट्स से कि वो जो उसका आप प्यूबर्टी के एज से लेकर के 45 साल की एज का मान लीजिए, ठीक है, फर्टिलिटी एज मानी जाती है ये। तो अगर महिला जो है इस टाइम पीरियड में लेट्स से मैक्सिमम उसने अगर 5 बच्चे, 6 बच्चे या 10 बच्चे को जन्म दिया, तो क्या सारे के सारे बच्चे मर जाएंगे? ऐसा पॉसिबल तो नहीं है। हो सकता है 2 बच्चे जिंदा रहे, हो सकता है 4 बच्चे जिंदा रहे, हो सकता है कि एक औरत जितने बच्चों को जन्म दे रही उसके सारे के सारे बच्चे जिंदा रहे, ठीक है। हालांकि धीरे 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 ड्यू टू एज या ड्यू टू सर्टेन कंडीशंस हो सकता है, बट सारे नहीं मरेंगे। तो यहाँ पर ये एक्सट्रीम चीजें डार्विन ने कही थी, ठीक है। उसके बाद इन्होंने क्या किया? अथवा जनन योग्य नहीं रह पाते। इस प्रकार भूतल पर प्रत्येक जाति की आबादी लगभग संतुलित बनी रहती है, जो कि आइडियल कंडीशन है। ये डार्विन ने सही बात नहीं कहा था, ठीक है बच्चों। अच्छा, पिछले 40 वर्षों में मानव आबादी दोगुनी हो गई है। इसका कारण है कि मनुष्य ने कृत्रिम साधन अपनाकर स्वयं को प्राकृतिक प्रकोपों से बचाया है। यदि इसी प्रकार रहा तो लगभग 1000 वर्षों में पृथ्वी पर मानव के लिए खड़े होने तक का कोई स्थान नहीं बचेगा, ठीक है। देखिए, डार्विन की ये बात इतनी सत्य नहीं होती क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स आपके और रिस्पॉन्सिबल होते हैं जनसंख्या की स्थिरता को बनाए रखने के लिए, ठीक है बच्चों। आगे आ जाइए। कह रहे हैं जीवन संघर्ष, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस।
ठीक है, जाहिर सी बात है, अभी हमने डिस्कस किया कि जब कंपटीशन बढ़ेगा, जनसंख्या बहुत ज़्यादा बढ़ेगी और रिसोर्सेज कम होंगे, तो फिर उस टाइम पे संसाधनों के लिए आपस में क्या होने लगेगा, संघर्ष होने लगेगा। और इसी से आता है आपका, इसी से क्या आएगा, उत्तरजीविता की ही विजय होगी। जो फिट बैठेगा वातावरण के हिसाब से, जो पावरफुल होगा, जो फिजिकली हेल्दी होगा, जिसके पास रिसोर्सेज थोड़े ज़्यादा होंगे, वो आगे सर्वाइव करेगा। जिसके पास इन चीज़ों की कमी होगी, जो फाइट नहीं कर पाएगा, वो क्या हो जाएगा, सर्वाइव नहीं कर पाएगा। सभी जीव जीवित रहने हेतु सुरक्षित स्थान, भोजन तथा उचित वातावरण के लिए संघर्ष करते हैं। इसी प्रकार भ्रूणावस्था से लेकर मृत्यु तक प्रत्येक जीव अन्य जीवों एवं वातावरण के साथ में संघर्षरत रहता है। जीवन संघर्ष कहा जाता है। यह संघर्ष अंतः जातीय, अपने ही, जैसे ह्यूमन बीइंग के बीच में ही अगर कंपटीशन हो रहा है, स्पर्धा हो रही है, तो इसको क्या कहा जाता है बच्चों, अंतः जाति कहा जाता है। ह्यूमंस का दूसरी अदर प्रजातियों से जब कंपटीशन होता है, प्रतिस्पर्धा होती है, तब इसको कहा जाता है अंतर जाति, इंटर स्पेसिफिक। ठीक है, बाकी आप रीड कर लीजिएगा। योग्यतम की उत्तरजीविता, देखिए ये मैंने कहा था कि जब संघर्ष होगा, कंपटीशन होगा, तो क्या होगा, जो ज्यादा पावरफुल है वही क्या होगा, जीतेगा। ठीक है, ओके, अगला क्या है, परिवर्तनशील वातावरण के साथ में, वातावरण परिवर्तनशील है, जिसकी वजह से क्या हो रहे हैं, बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलते हैं। फूड हैबिट बदल रहा है, रहने की जगह बदल रही है। कभी पेड़ पर रहते थे, फिर धीरे धीरे जमीन पर रहने लगे, तो फिर धीरे धीरे दूसरी जगह पर जाके रहने लगे। इस तरह से आपके वातावरण में बदलाव के साथ साथ में नई चीजें भी देखने को मिलती हैं। नई जातियों की उत्पत्ति, वेरिएशंस, यहाँ पे क्या आ जाएगा, विभिन्नताएं। जेनेटिक्स वाला चैप्टर पढ़ा हुआ है ना, तो उसमें आपने क्या पढ़ा था कि क्या होता है, जीन्स आपके क्या करते हैं, जीन्स के अंदर म्यूटेशन होता है, जिसकी वजह से जेनेटिक कोड बदलते हैं और नए लक्षण उत्पन्न होते हैं, या फिर जो पुराने लक्षण वो गायब भी हो सकते हैं। कभी फायदेमंद होते हैं, कभी नुकसानदायक होते हैं। राइट, आपने पढ़ा था। डार्विन ने विभिन्नताओं के बारे में तो बताया कि भाई जीव जो है वो निरंतर उनमें अलग अलग कैरेक्टर्स देखने को मिल रहे हैं, और कुछ कॉमन चीजें देखने को मिली, कुछ अंतर भी देखने को मिल रहा है। ठीक है, इसको उन्होंने बोला विभिन्नताएं तो हैं, लेकिन डार्विन ने विभिन्नता का कॉज नहीं बताया, विभिन्नता का कारण क्या है वो उन्होंने नहीं बताया था। वो उस टाइम पे समझ नहीं पाया था कि क्या कारण हो सकता है। अब यही बात आ जाती है, डार्विन की आलोचना का कारण बनता है कि ठीक है, आपने इतनी सारी चीजें बताई तो, लेकिन विभिन्नता होती क्यों है आप ये नहीं बता पाए। क्या खुल गया, विभिन्नता होती क्यों है आप ये नहीं बता पाए, और इन विभिन्नताओं के कारण क्या क्या चीजें उत्पन्न हो रही हैं, ऐसा क्यों हो रहा है, आप ये चीजें नहीं बता पाए। पढ़ लीजिए। डार्विन वाद में यह वाद में यह नहीं बताया गया कि विभिन्नताओं की उत्पत्ति क्यों तथा कैसे होती है, यद्यपि उनके विकासवाद का केंद्र बिंदु क्या रहा, विभिन्नताएं ही मानी गई। डार्विन का यह कथन कि सभी जीव जातियां वातावरणीय अनुकूलन की दृष्टि से आवश्यक रूप से परफेक्ट नहीं है, यह तर्कसंगत नहीं है। कुछ ऐसे हैं कि क्लाइमेट चेंज के हिसाब से अपने आप को ढाल लेते हैं और वो फर्दर सर्वाइव करते रहते हैं, तो ये कंप्लीटली तो ठीक नहीं है ना। आइडियलिस्टिक कंडीशन, एक्सट्रीम कंडीशन बता रही है। डार्विन बाद में जनन तथा दैहिक कोशिकाओं में पाए जाने वाली विभिन्नताओं को भी वो स्पष्ट नहीं कर पाए। जेनेटिक्स के बारे में आपके नहीं बता पाए, जीन्स के बारे में बेसिकली नहीं बता पाए। सभी जीव जंतुओं में अनेक ऐसे अंग पाए जाते हैं जो पूर्ण विकसित अवस्था में लाभदायक होते हैं। ऐसे अंगों की उत्पत्ति केवल उत्परिवर्तन के द्वारा संभव है, न कि डार्विन की प्राकृतिक चयन की क्रिया द्वारा। उन्होंने कहा कि भाई ये नेचर सिलेक्ट करता है, जो विभिन्नताएं देखी गई है ना भाई ना, ये नेचर सिलेक्ट नहीं करता है, ये आपकी इंटरनल क्या हो रहा है, जेनेटिक चेंज आ रहा है, जिसकी वजह से कुछ चीजों का क्या हो रहा है, विकास हो रहा है। डार्विनवाद अवशेषी अंगों की उपस्थिति के विषय में कोई स्पष्टीकरण नहीं दे सका। लैमार्क ने जो कहा था, लैमार्क ने कहा था कि उन्होंने कहा था कि यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स, राइट, अंगों की उपयोगिता और अनुपयोगिता की वजह से कुछ अंग आप में शेष बाकी रह गए हैं और कुछ अंग क्या हो गए हैं, विलुप्त हो गए हैं। हालांकि लैमार्क का जो सिद्धांत था वो साइंटिफिक तो था नहीं, उन्होंने एग्जाम्पल किसका लिया था, जिराफ का एग्जाम्पल लिया था। कहा कि भाई जो जिराफ की गर्दन आज आप लंबी देख रहे हो सकता है कि क्लाइमेट चेंज आया हो
और जिराफ शाकाहारी है, तो उसको नीचे घास फूस इतना मिल ना पाया, तो वो धीरे 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 वृक्षों की शाखाओं को, वहां से पत्तियों को खाता हो, तो जिसकी वजह से उसके आगे के पैर क्या होते गए, यहाँ से मतलब धड़ के हिस्से से धीरे 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 गर्दन उसकी लंबी होती गई। बट ये ठीक नहीं है, मतलब ये ऐसा नहीं है कि इस वजह से जिराफ की गर्दन लंबी होती गई और जिराफ इतना लंबा हो गया। ये क्यों हुआ होगा? जेनेटिक चेंज आया होगा, जीन्स में वेरिएशन आई होगी, म्यूटेशन हुआ होगा, जिसकी वजह से फिर आपके जिराफ जो अभी दिख रहे हैं उस तरीके के दिखते हैं, ठीक है ना। तो वही चीज उन्होंने कहा था, और कि अवशेषी अंग, आज भी जो हमारे शरीर में ऐसे कुछ ऑर्गन्स मौजूद है जिनका कोई खास यूज नहीं है, तो वो ये कैसे आए, कहाँ से आए हुए हैं, इसके बारे में एक्सप्लेन डार्विन नहीं कर पाए थे। डार्विनवाद ने समन्वित संरचनाओं, कोऑर्डिनेटेड स्ट्रक्चर्स की उत्पत्ति के विषय में कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया, और डार्विन के अनुसार पक्षियों में पंखों का विकास प्रारंभिक विभिन्नताओं के निरंतर प्राकृतिक चयन द्वारा हुआ है, परंतु इनसे संबंधित पेशियों, अस्थियों, स्नायु आदि विकास किस प्रकार हुआ, वही है जो रूट कॉज है आपके वेरिएशन का, उसके बारे में नहीं बता पाए। चलिए देख लीजिएगा आगे। अगला क्वेश्चन क्या है, समजातता क्या है, उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। देखिए, एक होता है होमोलॉगस ऑर्गन, समजात अंग, समजात अंग, और एक होता है बच्चों क्या कहते हैं उसको, एनालॉगस ऑर्गन कहते हैं। समजात पहले समझ लो, एनालॉगस फिर समझाती हूँ। अंग, देखिए ये ऐसे अंग होते हैं बच्चों जिनका उत्पत्ति जो होता है वो सेम होता है, जिनकी उत्पत्ति सेम होती है। मतलब अगर आप एक से ज़्यादा जंतुओं में किसी एक पर्टिकुलर अंग के ओरिजिन का कारण देखोगे, या आप समानताएं देख रहे हो, तो आप देखोगे कि बहुत सारे ऐसे जंतु हैं जिनमें जो उनके हाथ या पैर या बाकी अंग है, इसकी उत्पत्ति इनके किसी न किसी पूर्वज से हुई होगी, और इनके पूर्वज लगभग क्या होंगे, कॉमन होंगे, सामान्य होंगे। मतलब इनकी जो उत्पत्ति हुई होगी ना, इनके पूर्वज एक ही रहे होंगे, जिसकी वजह से ये विभिन्न प्रकार के आपके जो जंतु हैं, इनके जो अंग का आपको स्ट्रक्चर दिखता है वो सेम ही रहेगा। तो आप ऐसे डिफाइन इसको कह सकते हैं कि समान उत्पत्ति वाले अंग। उत्पत्ति क्या है बच्चों, समान है, पर इनका कार्य जो है अलग है। कार्य क्या है, अलग है। ऐसे अंगों को समजात अंग कहा जाता है। ऐसे अंगों को क्या कहा जाता है बच्चों, समजात अंग कहा जाता है। अभी मैं एग्जाम्पल आपको दिखाती हूँ, जब आप देखेंगे एग्जाम्पल तो आपको और बेहतर समझ में आएगा। अब इनको एक और नाम दिया जाता है, इनको अपसारी अंग कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं, अपसारी अंग कहते हैं। अपसारी का मतलब क्या होता है, फिजिक्स में आपने पढ़ा हुआ है, फैलाना। क्या होता है, फैलाना। किरण यहाँ से आ रही है, फैल जा रही है, किरण यहाँ से आ रही है, फैल जा रही है, इस तरीके से ऐसे क्या हो रही है, फैल जा रही है। अब बताइए ये क्या है, एक कॉमन पॉइंट है, ये एक कॉमन पॉइंट है, राइट। तो अपसारी अंग क्यों कहा गया, क्योंकि इनकी उत्पत्ति तो सेम है ना, उत्पत्ति एक ही जगह से हो रही है, उत्पत्ति एक ही जगह से हो रही है, लेकिन हर जो जीव है इनके कार्य क्या हैं, अलग अलग हैं, इनके कार्य अलग अलग हैं। इसीलिए ऐसे अंगों को अपसारी अंग भी कहा जाता है, और इस प्रकार के विकास को अपसारी विकास कहा जाता है, डाइवर्जेंट एवोल्यूशन कहा जाता है, अपसारी विकास कहा जाता है। एग्जाम्पल अब आप देखिए, ये देखिए, पहले पढ़ दूं फिर एग्जाम्पल बताती हूँ। जब अंगों की मूल रचना एवं उद्भव समान हो, परंतु इसके कार्यों में समानता होना आवश्यक नहीं, इनके कार्य अलग अलग होंगे, तो ऐसे अंग को समजात अंग कहते हैं, और इस घटना को समजातता कहा जाता है। आप एग्जाम्पल देख सकते हैं बच्चों, पक्षियों के जो पंख होते हैं, सील का जो फ्लिपर होता है जिसकी मदद से सील तैरती है, चमगादड़ का पंख जो होता है, पैटिजियम जिसको कहा जाता है, व्हेल के चप्पू, घोड़े के अग्रपाद, मनुष्य के हाथ। अब ये देखिए एग्जाम्पल, इनका जो ओरिजिन है ये सेम है। पता कैसे चला कि ओरिजिन सेम है भाई, स्ट्रक्चर सिमिलर दिखता है, स्ट्रक्चर जो है, अंगों का जो स्ट्रक्चर है वो सिमिलर दिखता है। ये देखिए, ये आपके फैलेंजेस हैं। फैलेंजेस कौन, अंगुलियों में पाई जाने वाली जो हड्डियां होती हैं, अंगुलियों में जो पाई जाने वाली हड्डियां होती हैं। मनुष्य में भी देखेंगे तो यहाँ पे भी आपको फैलेंजेस दिखाई देगा, ठीक है ना। और
ये देखिए पक्षियों में भी देखेंगे तो भी फैलेंजेस दिखाई देगा, इसमें देखेंगे तो भी फैलेंजेस जैसी संरचना आपको दिखाई देगी। और देख लीजिए ये है आपकी ये भुजा वाली हड्डी जो होती है, इसको क्या कहते हैं बच्चों, ह्यूमरस कहते हैं, हाथ में ही पाई जाती है। तो यहाँ पर ये किसका है, ये सील है आपका, सील के फ्लिपर में दिख रहा है ना, सील का जो फ्लिपर होता है जिसकी मदद से वो चलता है, तो वो क्या है, यहाँ पे ह्यूमर है और ये है आपका रेडियस और ये है आपका अल्ना, ठीक है। फैलेंजेस जैसी संरचना, यहाँ पे भी ह्यूमर रेडियस अल्ना, यहाँ पे भी ह्यूमर रेडियस अल्ना, यहाँ पे भी वही चीज दिखाई दे रही है, मनुष्य में भी वही चीज दिखाई दे रही है, फैलेंजेस भी दिखाई दे रहे हैं। तो ये देख करके हम बता सकते हैं कि इनका ओरिजिन, उत्पत्ति तो सेम ही हुआ है, किसी एक ऐसे जंतु से हुआ है जिनके पूर्वज सेम है, लेकिन विकास यूज की वजह से, बाकी परिवर्तन की वजह से क्या हुआ है, इनका अलग अलग उपयोग है। ये क्या काम करेगा, मनुष्य हम हाथों से अपने लिखने पढ़ने बोलने का काम करते हैं, ये घोड़े की नाल है, ये इसके पैरों की संरचना है, अग्रपाद की संरचना है बच्चों, और ये क्या है, ये चमगादड़ उड़ने का काम करता है इसकी मदद से। इस तरह से पक्षी क्या कर रही है, उड़ने का काम कर रही है, अलग अलग इसके कार्य हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है ह्यूमन एवोल्यूशन के बारे में। अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों, ह्यूमन एवोल्यूशन के बारे में। अब आप अपने बारे में पढ़ेंगे कि आपके पूर्वज कौन थे, फिर कौन आया, उसके बाद कैसे हुए, हम दिखते कैसे थे, हम खाते क्या थे, रहते कैसे थे, इसके बारे में आपको पढ़ना है, ठीक है। क्या है, कहाँ गया, चलिए अच्छा ठीक है। क्वेश्चन क्या है कि मानव के पूर्वज, अच्छा क्वेश्चन क्या पूछा है, क्वेश्चन सिर्फ ऑस्ट्रेलोपिथेकस के बारे में पूछा है ना, कोई बात नहीं, हम पूरा का पूरा देख लेते हैं। इसमें पूछा क्या है कि आदि मानव से आप क्या समझते हैं। ऑस्ट्रेलोपिथेकस क्या है बच्चों, ये आपके ईस्ट अफ्रीका में पाया जाने वाला मनुष्य का फॉसिल देखा गया था, कंकाल देखा गया था, खोपड़ी वगैरह का स्ट्रक्चर देखा गया था, जिसका नाम है ऑस्ट्रेलोपिथेकस, नाम रखा गया था, ठीक है ना। बहुत सारे ऐसे ह्यूमन फॉसिल्स मिले, जिस जगह पर वो पाए गए उन्हीं जगह पर उनका नाम पड़ गया था, ठीक है। तो इतना टेंशन नहीं लेना कि इनका नाम कैसे याद करेंगे। चलिए पहले थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि मनुष्य के पूर्वज किसको माना गया है और किस तरह से अलग अलग मनुष्य किस समय पर आए हुए थे। इन मानवों को हम आदि मानव कहते हैं, ठीक है। बहुत पुराने समय में लाखों वर्षों पूर्व जो मनुष्य पाए जाते थे उनको आदि मानव कहा गया। फिर धीरे 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 वही मानव विकास करते 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 आज हम और आप जैसे हैं, जिनको होमो सेपियंस सेपियंस कहा जाता है बच्चों। क्या कहा जाता है, होमो सेपियंस सेपियंस कहा जाता है। सेपियंस क्या है, प्रजाति है, ठीक है। आइए, मानव के पूर्वज जीवाश्मों के अध्ययन से ज्ञात होता है आदि कपियों, आदि होमिनिड्स। होमिनिड्स क्या होते हैं, मनुष्य जैसे दिखने वाला, मनुष्य जैसा दिखने वाला जो जंतु है इसको क्या कहा जाता है, होमिनिड्स कहा जाता है। संभवतः एक ही वंश से अलग अलग दिशाओं में इनका विकास हुआ। कह रहा है कि जो आपके एप्स दिखते हैं, जो आपके बेसिकली गोरिल्ला या आपके जो लंगूर हैं या आपका क्या है चिंपैंजी है, ये जो हैं और मनुष्य हम और आप जैसे मतलब ओवरऑल जो ह्यूमन बीइंग्स हैं, इनका वंश एक रहा होगा, ठीक है। इनका वंश ये एक ही फैमिली से आए हुए होंगे, लेकिन कुछ का विकास कुछ का मस्तिष्क काफ़ी विकसित हुआ, इन्होंने धीरे 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 अपने आप को अपग्रेड किया, जिसकी वजह से हमारे जैसे हो गए, और कुछ अभी भी वैसे ही रह गए जो आज गोरिल्ला चिंपैंजी इस तरीके के दिखते हैं, ठीक है। चलिए, मानव कौन से क्लास में आता है, वर्ग क्या है, मैमेलिया वर्ग है, ऑर्डर क्या है, प्राइमेट्स है इसका बच्चों, ठीक है। इसका सर्वश्रेष्ठ सदस्य माना जाता है। मानव के सबसे पहले पूर्वज वे थे जिनसे प्रथम प्राइमेट्स की उत्पत्ति हुई होगी, ठीक है ना। ये चूहों की तरह के कीट भक्षी थे, मतलब कीटों बाकी अलग अलग जानवरों इन सब में इनके विकास का वो देखा गया था। प्रोसीमियन पूर्वज क्या है बच्चों, इनके अंतर्गत वृक्षाश्रयी छछूंदर, लीमर्स, टार्सियर्स ये आते हैं, और माना जाता है ऐसा कि ये इनके पूर्वज हैं, किसके, ह्यूमंस के, ठीक है। और एंथ्रोपॉइड एंसेस्टर्स, प्रोसीमियंस के अतिरिक्त इनके कौन एंसेस्टर माने जाते हैं, बंदर, कपी, मानव, इनको हम क्या कहते हैं, इनको अपना पूर्वज हम मानते हैं। अच्छा, इयोसीन युग के पश्चात मायोसीन युग में प्रारंभ कुछ ऐसे स्तनधारियों का विकास हुआ जिनसे कपि, मानव दोनों प्रकार के जातियों का विकास हुआ था। ये थोड़ा सा इसको इतना नहीं दिमाग में रखना है, ठीक है, इतना परेशान नहीं होना है। हमें ध्यान कहाँ से देना है बच्चों,
मानवाकार पूर्वज, जो हमारे जैसे दिखने वाले हमारे पूर्वज हैं, जैसे बंदर, कपी, ये जो हमारे पूर्वज हैं, इनको हम मानते हैं कि ये हमारे पूर्वज हैं। इनको क्या कहा जाता है? एंथ्रोपॉइड एंसेस्टर्स हम मानते हैं, और मोस्ट ऑथेंटिकली इन्हीं को हमारा पूर्वज माना जाता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले कौन आया बच्चों? ये आपके क्या है? पोंगिनिडी क्या है बच्चों? पोंगिडी। पोंगिडी क्या है? वृक्षों पर रहने वाले और चारों पैरों पर चलने वाले जो कपी थे, इनको क्या कहा जाता है? पोंगिडी कहा जाता है। होमिनिडी कौन थे? जो मनुष्य की तरह थोड़े थोड़े दिखने लगे थे, जमीन पर रहने वाले थे ये, और अपने 2 टांगों पर चलने लगे थे ये। कौन से मतलब 4 पैरों से किधर पर आ गए? 2 पैरों पर आ गए, तो इनको क्या कहा जाने वाला लगा बच्चों? होमिनिडी कहा जाने लगा। ठीक है, इनको क्या कहा जाने लगा? होमिनिडी कहा जाने लगा। इसमें हमारे सबसे पहले कौन आते हैं? सबसे पहले आते हैं ड्रायोपिथेकस। कौन आते हैं बच्चों? ड्रायोपिथेकस आते हैं। आइए पहले ड्रायोपिथेकस पढ़ते हैं, फिर उसके बाद प्रोकॉन्सल पढ़ेंगे। ये जीवाश्म जो है बच्चों, ये आपके कहाँ पे पाए गए थे? मायोसीन युग में इनको आपके अफ्रीका के आसपास देखा गया था, ये शिवालिक। और ये यहाँ से कहाँ से आ गया? अच्छा, और उसके बाद में ये आपके कहाँ मिले थे? ये अफ्रीका में मिले थे। कहाँ पे मिले हैं? अफ्रीका में देखे गए थे। इसीलिए माना जाता है कि अफ्रीका में मानव जाति का सबसे पहले विकास कौन से महाद्वीप पर हुआ था? अफ्रीका में हुआ था। कहाँ पर हुआ था बच्चों? अफ्रीका में हुआ था। अब एक समय पर जो शिवालिक पर्वत श्रृंखलाएं हैं, आपकी हिमालय की शिवालिक पर्वत श्रृंखलाएं हैं, वहां पर 2 मानव की प्रजातियां पाई गई, जिसको सिवापिथेकस कहा गया, सिवापिथेकस कहा गया, और रामापिथेकस कहा गया बच्चों। और क्या कहा गया? रामापिथेकस कहा गया। तो ये कहा जाता है कि जो आपके ड्रायोपिथेकस थे, ये आपके सिवापिथेकस और रामापिथेकस यानी कि शिवालिक श्रेणी में इंडिया में पाए जाने वाले जो मनुष्य थे, इनसे इनकी सिमिलैरिटी देखने को मिल रही है। इससे पता क्या चल रहा है कि जो आपके उस समय पर मनुष्य मौजूद रहे होंगे, या मनुष्य जैसे दिखने वाले जंतु मौजूद रहे होंगे कहा जा सकता है, ये गमन करते थे। ये एक जगह से दूसरी जगह पर जाते थे, यानी एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप पर भी ये जाते थे। फूड के खोज में जाते होंगे, सुरक्षा की खोज में जाते होंगे, रहने के लिए जाते होंगे, आदि कारणों से ये गमन करते होंगे। ठीक है बच्चों। अच्छा, आइए अब ये क्या है? इसके बाद क्या देखा गया? ये रामापिथेकस भी है आपका। रामापिथेकस आपके इंडिया में पाई जाने वाली जो मनुष्य जाति की प्रजातियां थी, ये आपकी थी। 1 क्या देखा गया? 1.3 करोड़ वर्ष पूर्व मायोसीन युग में ये पाए जाते थे। इनका जीवाश्म लेविस ने शिवालिक पर्वत श्रृंखला से प्राप्त किया था। लीकी ने इनके जीवाश्म चीन और अफ्रीका से भी प्राप्त किए हैं। रामापिथेकस की दत्त रेखा, मतलब जो आपके दांत है, मानव की भांति देखी गई है। जबड़े छोटे देखे गए, इंसाइजर्स और कैनाइन आपके छोटे छोटे थे। आपके मतलब ये कैसे थे? ये आपके मांसाहारी थे। कैनाइन प्रेजेंट है, तो ये कैसे थे बच्चों? मांसाहारी थे। ऑस्ट्रेलोपिथेकस आपका सबसे पहले 1924 में दक्षिणी अफ्रीका के तवांग या ट्वांग नामक स्थान के पास में एक बालक की खोपड़ी का, बच्चे की खोपड़ी का जीवाश्म देखा गया। रेमॉन्ड डार्ट ने इसको खोजा था और ट्वांग बेबी नाम इसका दिया गया था। इसकी कपाल गुहा जो क्रैनियम है, ये कितनी थी? 550 सीसी थी। बहुत विकसित नहीं थे ये मानव। ये आपकी कैसे पता चलती है? मस्तिष्क के विकास से पता चलता है बच्चों। ये 2 पैरों से चलता था, लेकिन ये कितने पैरों से चल रहा है? 2 पैरों से चलता था। सर्वभक्षी था, मतलब ये शाकाहारी मांसाहारी दोनों ही प्रकार का। ठीक है ना। इसकी हाइट कितनी थी? 4 फुट। और वजन कितना होता था? 35 किलोग्राम लगभग वजन होता था। सीधा चलता था। कैसे चलता था? सीधा चलता था। ठीक है बच्चों। और प्लियोसीन युग के आसपास में क्या देखा गया? प्लियोसीन के अंत और स्टार्टिंग के प्लिस्टोसीन के काल में सभी जीवाश्मों का वंश ऑस्ट्रेलोपिथेकस कप या आदि मानव के अंतर्गत रखा गया है। और यह विश्वास किया जाता है कि इनसे ही होमो सेपियंस का विकास हुआ है, आधुनिक मानव का विकास हुआ है। उसके बाद आपके कुछ ये आपके विकसित मनुष्य हैं, ये थोड़े से और अपग्रेडेड मनुष्य हैं। कौन से? होमो हैबिलिस है, फिर आपके होमो इरेक्टस हैं। ठीक है बच्चों, ये सब आपके क्या है? अपग्रेडेड मनुष्य माना जा सकता है। इनका मस्तिष्क धीरे धीरे क्या हो रहा है? विकसित हो रहा है। प्रारंभिक वास्तविक मानव जो है आपका, इस वंश का विकास आज से लगभग कितने साल पहले हुआ? 20 लाख वर्ष पूर्व हुआ है। समय इतना ज्यादा जरूरी नहीं कि आपको समय याद रखना है।
इन्होंने पूर्व अफ्रीका से इनके जीवाश्म को प्राप्त किया था। इसकी कपाल गुहा कितनी है? 680 सीसी के बराबर है। ये हाथों का प्रयोग करते थे, सीधे चलते थे, ठीक है। ये कैसे थे, इनका बेसिकली आपको फीचर याद रखना है बच्चों कि अलग अलग समय पर कौन कौन से जो आपके ये मनुष्य प्रजाति जो पाई गई, जाति पाई गई, ये कहाँ से पाई गई है, इनकी विशेषताएं की थी, इनका क्रैनियम मेजरमेंट कितना था, कैसे ये चलते थे, और ये खोपड़ी मतलब ये फेस का फेशियल फीचर कैसा था, दांत कैसे थे, खाते कैसे थे, ये फीचर्स आप देख सकते हैं, थोड़ा सा दिमाग में रख सकते हैं, ठीक है। फिर होमो इरेक्टस, इसका नाम ही इरेक्टस है, ये सीधा चलता था बच्चों, 2 पैरों पर ये भी चलता था। 5 से 5 लाख वर्ष पूर्व इसको देखा गया है, और इस काल में ये देखे गए, इनका क्या है, ये भी आपके लगभग होमो हिबिलिस जैसे ही थे, ठीक है बच्चों। जावा आपके इंडोनेशिया का एक द्वीप है जहां पर जावा मानव को देखा गया था, इसीलिए इसका नाम जावा मैन पड़ गया हुआ है, ठीक है। ये किसकी तरह है? लगभग इसकी सिमिलैरिटी होमो इरेक्टस जैसी ही है। हाइट इसकी बढ़ गई है, 1.7 मीटर का हो गया है। वेट इसका बढ़ गया है, 70 किलोग्राम का हो गया। निचला जबड़ा मजबूत हो गया है, और आगे की ओर अभी भी ये जो हमारा ये जबड़ा जो है ना अंदर की तरफ गया है, ये बाहर की तरफ निकला हुआ होता था। आप जब गोरिल्ला देखेंगे, जब चिंपैंजी वगैरह देखेंगे, तो इनका ये वाला हिस्सा आगे की तरफ निकला रहता है। तो ऐसे ही मनुष्य का भी था, फिर धीरे धीरे ये वाला हिस्सा अंदर की तरफ जाने लगा, ठीक है। दांत मानव जैसे थे, इनमें नरभक्ष था। कैनिबलिज्म क्या है? ये कैनिबलिज्म। ये ऐसा हो सकता है कि कई बार इनको खाना नहीं मिलता होगा, तो ये अपने ही प्रजाति को, यानी कि अपनी ही प्रजाति को, मनुष्य को ही मार करके, या जो मरे हुए हैं या कुछ हुआ है, उनको खा जाते थे। इनमें ये प्रवृत्ति देखी गई, नरभक्षिता वाली प्रवृत्ति देखी गई, ठीक है। जैसे आदमखोर मानव आप कह सकते हो। इसका चेहरा प्रोग्नाथस था। प्रोग्नाथस मतलब ये जो निचला वाला जबड़ा है, ये बाहर की तरफ निकला हुआ है। कपाल गुहा कितना है? 9 सीसी है, बहुत विकसित नहीं है। कहाँ पे पाए गए हैं? जावा, अफ्रीका, इन सब जगहों पर इनको देखा गया है। फिर आता है पेकिंग मानव। ये विशेषता या थोड़ा सा देख लीजिएगा, क्रैनियल कैपेसिटी कितनी है? 1075 लगभग है। औजार बनाना, अग्नि के प्रमाण भी इनसे मिले हुए हैं। तो पेकिंग मानव क्या है? आपके अग्नि का भी इस्तेमाल करने लगा है बच्चों, ठीक है। और उसके बाद आते हैं कौन? मॉडर्न ह्यूमन बींग्स के बारे में पढ़ लेते हैं, मॉडर्न मैन के बारे में, जिसको क्या है? होमोसेपियंस। ये सब इतना ध्यान नहीं देना है। आइए, आधुनिक मानव की जाति कौन है? होमोसेपियंस सेपियंस है। इसका उद्भव कब से माना जा रहा है? 5 लाख वर्ष पूर्व अफ्रीका से देखा गया है, और इसने होमो इरेक्टस को रिप्लेस किया था। रिप्लेस करने का मतलब है कि होमो इरेक्टस का ही अपग्रेडेड वर्जन आपका आया था, ठीक है बच्चों। और ये बेसिकली थोड़ा सा सामाजिक हो गया है, और आपका क्या हो गया है, क्या कहते हैं कि रिलीजियस हो गया है, चीज़ों को जानने लगा है, और थोड़ा सा सामाजिक हो गया है बेसिकली, ठीक है। अगला क्वेश्चन है ये, 1 मिनट, बहुत यहाँ पे सीरीज बहुत गड़बड़ लिखी हुई है। ये देखो, ये क्या है? ये है आपका प्रोग्नेथस वाला फीचर। ये जबड़ा जो है, ये क्या है? बाहर की तरफ ऐसे निकला हुआ है, जबकि यहाँ पे जबड़ा क्या हो गया? नीचे हो गया, ठीक है ना। आज का मानव इस तरीके का दिखता है, ओके। ये सब छोड़ दो, ये सब एक्स्ट्रा चीजें हैं। चलिए, प्रतिरक्षी अणु का नामांकित चित्र बनाइए। एंटीबॉडीज, किसके बारे में आपको देखना है? एंटीबॉडीज के बारे में। एंटीबॉडीज क्या होती हैं बच्चों? आपने पढ़ा होगा WBC के बारे में, है ना। तो आपकी श्वेत रुधिर कणिकाएं ही कुछ विशेष प्रकार की कोशिकाएं बनाती हैं, जिनको लिम्फोसाइट्स कहते हैं, इओसिनोफिल्स कहते हैं, बेसोफिल्स कहते हैं। इनमें एक विशेष प्रकार का प्रोटीन होता है, और यही प्रोटीन आपके क्या बनाती हैं? एंटीबॉडीज बनाती हैं। क्या बनाएंगी? इसको कैसे रखो, क्या बनाएंगे बच्चों? एंटीबॉडीज बनाएंगी। इन एंटीबॉडीज का काम क्या होता है? आपके जो एंटीजेंस हैं, जैसे आपका बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, कोई फॉरेन पार्टिकल्स हो गए जिसको आपका शरीर पहचान नहीं पा रहा है, तो उसको ये खत्म कर देंगे। ये खत्म किसको करेंगे? एंटीजेंस को। किसको खा जाएंगे ये बच्चों? एंटीजेंस को खा जाते हैं, खत्म कर देते हैं, समाप्त कर देते हैं, जिसकी वजह से आपका शरीर हेल्दी रहता है, ठीक है बच्चों। ये आपके शरीर को
विभिन्न प्रकार के रोगों से बचाते हैं। तो एंटीबॉडीज हमारा कौन सा तंत्र बनाता है? प्रतिरक्षा तंत्र बनाता है। नॉट ओनली एंटीबॉडीज, बहुत सारी चीजें हैं। अभी फिलहाल हम एंटीबॉडीज पर ही फोकस करेंगे, ठीक है ना बच्चों। एंटीबॉडीज आपके प्रोटीन्स के बने अणु होते हैं, वाई शेप के ये दिखते हैं। और ये जो आपको दिख रहा है ये कौन से बंध द्वारा? सल्फाइड बंध द्वारा आपके जुड़े रहते हैं। इनमें दो तरह की श्रृंखलाएं देखी गई हैं, जो एक लाइट सीरीज बनाता है, एक हैवी सीरीज बनाता है बच्चों, ठीक है। ये जो आपके वाइट कलर से, ये आपके हल्की श्रृंखला है, ठीक है। और ये क्या है? आपकी भारी वाली श्रृंखला है। ये क्या है आपकी? ये वाली क्या है? भारी वाली श्रृंखला है बच्चों। यहीं पर आकर के क्या होते हैं? आपके एंटीजेंस अटैच्ड होते हैं। इस साइड पर आपके क्या होते हैं बच्चों? एंटीजेंस अटैच्ड होते हैं। यहाँ पर एमाइन ग्रुप प्रेजेंट है, यहाँ पर आपके कार्बोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है। पढ़ लीजिए, देखिए, प्रतिरक्षी विशिष्ट प्रोटीन होते हैं जो प्रतिजनों के प्रति अनुक्रिया करके उन्हें नष्ट करने में सहायक होते हैं। किसके प्रति करते हैं? प्रतिजन, इसको एंटीजन कहते हैं, ठीक है। एक प्रतिरक्षी का संरचनात्मक अध्ययन करने के लिए यह पता करने पर यह पता चलता है कि 4 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं का यह बना होता है, जिसमें से 2 श्रृंखलाएं हल्की होती हैं और 2 श्रृंखलाएं क्या होती हैं? भारी होती हैं। ये वाली आपकी भारी वाली श्रृंखला, ये वाली क्या है बच्चों? हल्की श्रृंखला है। ये सभी श्रृंखलाएं डाइसल्फाइड बंधों के द्वारा आपस में, देखिए सबके बीच में क्या है? डाइसल्फाइड वाला बॉन्ड है और वाई शेप की ये दिखती हैं। प्रतिरक्षी के शीर्ष भाग को एंटीजन अनुबंधन खंड कहते हैं, ठीक है, जहां पर आपके एंटीजेंस को ये क्या कर लेगा? पकड़ लेगा और उसको डाइजेस्ट कर जाएगा, ठीक है बच्चों। इन एंटीबॉडीज को हम इम्यूनोग्लोब्यूलिन भी कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं? इम्यूनोग्लोब्यूलिन भी इनको कहा जाता है। 5 टाइप्स की होती हैं जिनका अलग अलग काम भी होता है। अरे इसका क्वेश्चन नहीं लगा है क्या? अच्छा ठीक है, लगा है। अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों? सक्रिय और निष्क्रिय प्रतिरक्षा में आपको बताना है। सक्रिय और निष्क्रिय प्रतिरक्षा के बारे में आपको समझाना है। देखिए, सक्रिय एक्टिव इम्यूनिटी और पैसिव इम्यूनिटी में डिफरेंस क्या है बच्चों? सक्रिय प्रतिरक्षा और निष्क्रिय प्रतिरक्षा में क्या डिफरेंस है? देखो, नाम से पता चल रहा है सक्रिय प्रतिरक्षा तब उत्पन्न होगी जब एंटीबॉडीज को डायरेक्टली आपके शरीर में उत्पन्न किया जाएगा, ठीक है। जबकि निष्क्रिय प्रतिरक्षा तब उत्पन्न होगी जब एंटीबॉडीज किसी दूसरे जंतु के शरीर में या किसी दूसरे जीव के शरीर में उत्पन्न कराया जाएगा और आपकी बॉडी में वो थ्रू इंजेक्शन दिया जाएगा। तो इस प्रकार की प्रतिरक्षा को निष्क्रिय प्रतिरक्षा कहा जाता है, ठीक है। ये बेसिक बात समझ में आ गई। अब रीड करिए इसको। जिस मनुष्य के शरीर में सक्रिय प्रतिरोध क्षमता उत्पन्न करनी होती है, उसी के शरीर में प्रतिजन एंटीजन को क्या किया जाएगा? प्रविष्ट कराया जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि मैम एंटीजन की बात क्यों कर रहे हो, एंटीबॉडीज की बात करनी चाहिए। देखो, एंटीबॉडी बनेगा कब? जब कोई फॉरेन मटीरियल, जब कोई दुश्मन उसका अंदर जाएगा तभी तो एंटीबॉडीज बनेगा ना। तो होता क्या है कि हमारे एक्सपेरिमेंट के लिए, या फिर लेट्स से कि आपको मान लेते हैं कोई बीमारी हुई है, लेट्स से मलेरिया हुआ है, ठीक है, तो आपकी बॉडी को आप दवा खाओगे ना, तो वो दवा क्या काम करेगा? आपके प्लाज्मोडियम को पहचानेगा और उसको किल करने का काम करेगा, राइट। इसी तरीके से एक्टिव इम्यूनिटी में क्या किया जाता है? हमारी बॉडी के अंदर ही एंटीजन को पहले डाला जाता है ताकि हमारा शरीर उस एंटीजन को पहचान करके क्या करे? एंटीबॉडीज बनाना शुरू कर दे। इस मेथड को क्या कहा जाता है? सक्रिय प्रतिरोध क्षमता कहा जाता है या प्रतिरक्षा कहा जाता है। जिस मनुष्य के शरीर में प्रतिरोध क्षमता उत्पन्न करानी होती है, उसके शरीर में नहीं, किसी दूसरे जीव के शरीर में एंटीजन को प्रविष्ट कराएंगे, एंटीबॉडीज बनाएंगे, एंटीबॉडीज बन जाएगी, फिर इंजेक्शन के थ्रू, सीरम वगैरह उसका निकाल करके इंजेक्शन के थ्रू उस मनुष्य के अंदर डाल दिया जाएगा एंटीबॉडीज को, ठीक है। ये काफी लंबे समय तक चलता है और इसको जनरेट होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। जैसे ही आप इंजेक्शन लगाएंगे, फटाक से आपके शरीर में क्या हो जाएगा? एक्टिविटी शुरू हो जाएगी। तो ये थोड़ा तेजी से काम करता है और ये अल्पकाल तक होता है। रीड कर लीजिएगा। मच्छरों से होने वाले किसी एक रोग का नाम लिखना है आपको और उसके रोग के कारणों के बारे में बताना है। मच्छरों से विभिन्न प्रकार के रोग होते हैं। मलेरिया हो गया, डेंगू हो गया, फाइलेरिया हो गया, आपके चिकनगुनिया हो गया, ये सभी मच्छरों के द्वारा होते हैं। मच्छर कोई वायरस जैसा कुछ ऐसा है नहीं, मच्छर वाहक की तरह काम करता है बच्चों, ठीक है। जैसे डेंगू हो गए, एडिस इजिप्टी मच्छर जो है, ये आपके वायरसेस जो है इसके लार्वा में पाए जाते हैं। जैसे ही मच्छर आपको काटता है, वायरस आपके शरीर में एंटर कर जाता है। सेम चीज होती है आपके मलेरिया के साथ में। मलेरिया जो है, जो प्लाज्मोडियम है, ये आपके शरीर में मलेरिया कॉज करता है, लेकिन ये पहले किसको इन्फेक्ट करेगा?
पहले ये मच्छर के शरीर में जाएगा, फिर मच्छर आपको काटेगा और क्या होगा, आपको मलेरिया होगा। मैं नाम बता दे रही हूँ, चाहे आप डेंगू के बारे में लिख लीजिए, चाहे आप मलेरिया के बारे में लिख लीजिए, चाहे आप चिकनगुनिया के बारे में लिख लीजिए, चाहे फाइलेरिया के बारे में लिख लीजिए, ठीक है। तो इस तरह से आपको क्या करना है, किसी एक मच्छर के जिस बेसिस पे आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा वैसे आपको कर लेना है, ठीक है। यहाँ पर देखिए मैं किसका, मलेरिया का लाई थी, वो आपको आंसर आप देख लीजिएगा उसका, ठीक है। टेक्स्ट बुक आपके पास रहेगा तो आप देख लेंगे, क्वेश्चन बैंक रखे रहिएगा अपने पास। लसीकाणु लिम्फोसाइट्स क्या होते हैं, हमारे रक्त में मौजूद विशेष प्रकार के लिम्फोसाइट्स, इनके कार्यों, बाकी चीजों के बारे में आपको एक्सप्लेन करना है। लिम्फोसाइट्स क्या होते हैं, आपका जो WBC व्हाइट ब्लड सेल्स होता है, श्वेत रुधिर कणिका होती है बच्चों, ये विशेष प्रकार की कोशिकाओं से बनी होती है। इयोसिनोफिल्स है, बेसोफिल्स है, न्यूट्रोफिल्स है, लिम्फोसाइट्स भी आपके श्वेत रुधिर कणिकाओं के ही प्रकार हैं, ठीक है बच्चों। ये कुछ विशेष प्रकार के लिम्फोसाइट्स बनाती हैं, T लिम्फोसाइट्स हो गया, B लिम्फोसाइट्स हो गया, इनका विभिन्न प्रकार का नाम है। ये आपकी बनती कहाँ है बच्चों, लाल अस्थि मज्जा, जो आपका बोन मैरो होता है, वहां पर विशेष प्रकार की मीजोडर्मी रुधिर उत्पादक मूल कोशिकाओं से इनका निर्माण होता है। और आपके T लिम्फोसाइट्स मैच्योर कहाँ होते हैं, थाइमस में। और आपके B लिम्फोसाइट्स कहाँ पे मैच्योर होते हैं बच्चों, अस्थि मज्जा में, बोन मैरो में मैच्योर होते हैं, ठीक है। इनका काम क्या है, ये आपके एंटीजन रिसेप्टर्स का काम करते हैं, मतलब ये एंटीबॉडीज है हमारे, जो हमारे शरीर को क्या करेंगे, फॉरेन मटेरियल से आपके जो रोग कारक है उनको पहचाने, उनको नष्ट करने का, उनका भक्षण करने का काम करेंगे, ठीक है। तो ये है आपके लिम्फोसाइट्स, इनके बारे में आप देख लीजिएगा, ओके। अगला क्वेश्चन क्या है, अमीबिएसिस क्या है बच्चों, अमीबिएसिस या अमीबा, एक मिनट, अमीबता क्या होती है, अमीबिएसिस क्या होता है, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका द्वारा एक रोग उत्पन्न होता है जिसमें पेचिस होती है, आमातिसार हो जाता है, व्यक्ति को लूज मोशन होने लगता है, डिहाइड्रेशन हो जाता है। इस कंडीशन को क्या कहा जाता है, अमीबता कहा जाता है या अमीबिएसिस कहा जाता है। अमीबा एंट अमीबा हिस्टोलिटिका द्वारा ये होता है, ये एक प्रोटोजोआ है, अमीबा क्या है, एक प्रोटोजोआ है, ठीक है ना बच्चों। तो डिटेल आप देख लीजिए इसके बारे में, ठीक है, क्या होता है, क्यों होता है, इसके रोकथाम के उपचार क्या है, ये आप देख लीजिएगा। आपको आंसर, आप देखिए यहाँ पे बहुत पैराग्राफ वाइज आंसर लिखा हुआ है, आपको क्या करना है, अपना आंसर सुंदर दिखाना है। आप पॉइंट वाइज आंसर लिख सकते हो, एक लाइन में एक पॉइंट खत्म हो गया, अगली लाइन में दूसरा पॉइंट लिखो। और अगर आपको लाइफ साइकिल बतानी है या कुछ फीचर्स बताने हैं, आप फ्लो चार्ट बना लो, आसानी से आप लिख लोगे। ये थोड़ा पैराग्राफ है, इतना वो हो नहीं पाया कि ये सारी चीजें मैं बनाऊं, तो इस वजह से थोड़ा सा इसी फॉर्मेट में आंसर को हम लेकर के आए हैं जैसा वो रखा गया है। कैंसर क्या है, इसके कारण उपचार का वर्णन कीजिए। देखिए बच्चों, कैंसर कोई संक्रामक रोग नहीं है, ठीक है। पहली तो ये जो मिसअंडरस्टैंडिंग है या मिसकॉन्सेप्शन है, इसको दूर कर लीजिए। कैंसर संक्रामक रोग नहीं है, हमारे ही शरीर में हमारी जो कोशिकाएं होती हैं ये अनियमित रूप से विभाजित करने लगती हैं, और फिर इन्हीं कोशिकाओं में क्या होता है, कंपटीशन बढ़ जाता है, और यही सेल्स आपस में एक दूसरे को खाने लगते हैं, जिसकी वजह से हमारा शरीर धीरे 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 सड़ने लगता है, और इसी कंडीशन को हम क्या कहते हैं बच्चों, कैंसर कहते हैं। इसके बहुत सारे अलग अलग कारक होते हैं। कैंसर एक अति पीड़ादायक गंभीर रोग है जिससे प्रतिवर्ष लाखों व्यक्ति कालग्रस्त हो जाते हैं। कैंसर के कारण कोशिका विभाजन अनियंत्रित हो जाता है। कार्सिनोजन एंजाइम जो है इसको इंड्यूस करता है। कोशिकाएं अविभेदित कोशिकाओं का एक ट्यूमर बना लेती हैं। कोशिकाओं की यह संहति अनियमित रूप से संख्या में वृद्धि करती रहती है और सामान्य कोशिका को क्या कर देगी, नष्ट कर देगी। अविभेदित कोशिकाओं के आधार पर ये दो प्रकार का होता है, सुदम ट्यूमर और दुर्दम ट्यूमर। सुदम मतलब बेनाइन ट्यूमर, ये बहुत ज्यादा ग्रो नहीं करते हैं और दूसरी कोशिकाओं को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, सुदम ट्यूमर वाले। जबकि आपका जो दुर्दम ट्यूमर है ये बच्चों क्या करता है, किसी एक जगह पर आपके कैंसर सेल्स बने हुए हैं तो आपके शरीर के दूसरे पार्ट को भी ये प्रभावित कर सकते हैं। दूसरे हिस्से में भी कैंसर जैसी संरचना या कैंसर जैसी अवस्था उत्पन्न हो सकती है। इसी कंडीशन को क्या कहा जाता है बच्चों, मेटास्टैसिस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मेटास्टैसिस कहा जाता है। इस प्रकार की कोशिकाओं द्वारा अन्य भागों में फैलने वाले जो कैंसर सेल्स हैं इसको क्या कहा जाता है बच्चों, मेटास्टैसिस कहा जाता है। और सेकेंडरी स्टेज जो होता है आपके ट्यूमर का, ये बहुत ही खतरनाक तेजी से ग्रो करता है और काफी खतरनाक होता है, डेडली होता है।
ठीक है। इसके लक्षण आपको शरीर कमजोर होने लगेगा, प्रतिरक्षा तंत्र धीरे धीरे खराब होने लगेगी, क्योंकि कैंसर सेल्स आपकी बाकी शरीर के पार्ट को भी अफेक्ट कर रही है। तो धीरे 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 ये क्या करता है, शरीर को अल्टीमेटली नष्ट ही कर देता है। इसके रीजन है स्मोकिंग, धूम्रपान हो गया, तंबाकू में निकोटीन होता है जो आपके शरीर कैंसर कोशिकाओं को क्या करेगा और वृद्धि करने में इंड्यूसर की तरह काम करता है। भौतिक उत्तेजना, कुछ ऐसी चीजें आपकी बॉडी में जो सेल्स को आपके इंड्यूस करती हो, जिसकी वजह से ये क्या होते हैं, डायरेक्टली ग्रो करने लगते हैं। केमिकल्स के यूज के कारण होता है, आपकी यूवी रेज के कारण होता है। ठीक है, 1 मिनट। अनेक रसायन जैसे निकोटीन, कैफीन, कोयला, गाड़ियों से निकलने वाले धुएं, ये सभी क्या करेंगे, कैंसर को प्रमोट करेंगे बच्चों। यूवी रेज भी आपकी स्किन में जाएगा और ये क्या करेगा, आपके डीएनए फीचर्स को बदलेगा, म्यूटेशन होगा तो क्या होगा, कैंसर सेल्स को ग्रो कर सकता है। कहीं घाव हो गया है, घाव अच्छे से भर नहीं पाया है, तो भी क्या होगा, वो कैंसर का रूप ले सकता है। ठीक है बच्चों, उपचार अभी बहुत वैसा उपचार तो नहीं वो हुआ है। कीमोथेरेपी और कुछ दवाइयाँ वगैरह दे करके क्या किया जाता है, कैंसर को ट्रीट किया जाता है। हालांकि अब थोड़े से क्या कहते हैं कि महंगा होता है कैंसर का इलाज। तो दुखद बात ये है कि आज के समय में कैंसर का नंबर बहुत बढ़ गया है। बहुत सारे लोगों को कैंसर आजकल हो रहा है और गलती हमारी नहीं है। जिस परिवेश में हम रह रहे हैं, जिस वातावरण में हम रह रहे हैं, वहां पर इतना केमिकल, इतना प्रदूषण हो गया है, हम इतने ज़्यादा एक्सपोज्ड हो रहे हैं प्रदूषण में कि हमारे शरीर को और कोई रास्ता ही नहीं मिल पा रहा है उस चीज़ से निपटने का। इसी वजह से 55-60 की एज आते आते, या अब तो अर्ली स्टेज में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको कैंसर को फेस करने की नौबत आ जाती है। और ये यकीन मानिए, ये जो बस नाम है कि कैंसर, बहुत ही ज़्यादा तकलीफ दे होता है, बहुत ही ज़्यादा। मैंने देखा हुआ है अस्पताल में कुछ रीजंस की वजह से, मैंने वहाँ पे लोगों को कैंसर से तड़पते हुए, मतलब एक ऐसी कंडीशन आ जाती है जहाँ पे लगता है कि उस इंसान की बल्कि डेथ हो जाए तो बेहतर है, रादर कि वो उसी परेशानी से झेल रहा है बार बार, इतना तकलीफ दे ये कंडीशन हो जाता है। तो अभी बच्चे हैं या आप पढ़ रहे हैं, आप अपने परिवेश में जितना हो सके पटाखे जलाना, पॉलीथीन का इस्तेमाल करना, नॉइज पोल्यूशन, डीजे को इतना लाउड डेसिबल पे सुनना, इतना वॉल्यूम पर सुनना, ये सब कुछ कहीं ना कहीं आपके शरीर को तंग कर रहा है, आपके मस्तिष्क को तंग कर रहा है, आपके सेल्स को तंग कर रहा है, और ये अल्टीमेटली आपको परेशान करेगा। हमें नॉर्मली हमसे ज़्यादा समझदार, ह्यूमन बीइंग से ज़्यादा समझदार इस प्लैनेट पर फिलहाल कोई नहीं है, लेकिन हमसे ज़्यादा बेवकूफ़ भी इस प्लैनेट पर फिलहाल कोई नहीं है, क्योंकि हम जानबूझ के सब कुछ करते हैं। अभी दिवाली बीती है और मैंने देखा है कि वेल एजुकेटेड, वेल मैनर्ड, हाई प्रोफाइल्ड जैसी सोसाइटीज़ में भी पटाखे बेतहाशा फोड़े जा रहे हैं। आपने हाँ, आए दिन जो बच्चे न्यूज़पेपर पढ़ते हैं उनको पता होगा कि दिल्ली, लाहौर, या आप चाइना का बीजिंग वाला शहर ले लीजिए, बाकी शहर भी आपके वायु प्रदूषण से ग्रसित हो रहे हैं। दिल्ली जैसे शहर में सांस लेना भी मुश्किल हो गया है। तो क्या आपको लगता है कि सिर्फ दिल्ली ही परेशान होगा, इलाहाबाद परेशान नहीं हो सकता है, या कानपुर परेशान नहीं हो सकता है, या दूसरा स्टेट परेशान नहीं हो सकता है? ऐसा नहीं है, क्योंकि हवा, आसमान और धरती का कोई दायरा नहीं है। ये दायरे हमने बना के रखे हैं, बाकी नेचुरल चीज़ों का कोई दायरा नहीं है। तो वो एक जगह से दूसरी जगह जाएगा, और आप सांस ले रहे हैं जो ये जहर आपके शरीर में भी जा रहा है। तो समझदार होते हुए, थोड़ा सा समझदारी का परिचय देते हुए, अगर आप 1-2 लोगों को भी समझा लें तो बहुत बड़ी बात है। और हो सके तो अपने लेवल पर कोशिश करिए कि कम से कम आप जिम्मेदार ना हो इस धरती को और ज़्यादा खराब करने में। आपने 2 साल पहले आपने पढ़ा होगा कि क्लाइमेट चेंज या जलवायु परिवर्तन हो रहा है। जलवायु परिवर्तन हो चुका है और इसके इफेक्ट भी देखे जा रहे हैं।
तो थोड़ा समझदार रहिए। साइंस के स्टूडेंट हैं और ये थोड़ा सा भेदभाव जैसी बात होगी कि सिर्फ साइंस के स्टूडेंट ही समझदार है, नहीं, सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, हर चीज एक दूसरे से जुड़ी हुई है। तो अपने आसपास के लोगों को शिक्षित करिए। नहीं मान रहे हैं, आप अपने आप को मना लीजिए कि भैया मुझे नहीं करना है, बाकी अगर कर रहे हैं तो कोशिश करिए कि उनको रोकिए। अगर वो सही से नहीं मान रहे हैं तो होता है ऐसा कई बार कि आपके सिर पर खूब डीजे बजा रहे हैं, कोई परवाह नहीं है उनको कि किसी घर में बूढ़े रह रहे होंगे, कोई बच्चा छोटा सा रह रहा होगा और मनमानी बम पटाखे ये वो डीजे वीजे सारी चीजें चल रही हैं। इसको रोकिए, कोशिश करिए कि इसको रोक सकें, ठीक है ना, क्योंकि अल्टीमेटली ये चीजें आपको परेशान करेंगी बच्चों। अच्छा, एक और चीज, चैप्टर ये बहुत अच्छा है, जब मैं पढ़ाऊंगी तो थोड़ा डिटेल में मैं डिस्कस करूंगी इन चीजों के बारे में। ये वर्ड लिखा हुआ है व्यसन। व्यसन का मतलब होता है एडिक्शन बच्चों। क्या होता है? एडिक्शन, लत लगना किसी चीज की, आदत लगना किसी चीज की। तो एडिक्शन क्या है? यहाँ पर एडिक्शन गाने की एडिक्शन के बारे में बात नहीं कर रहा, मूवीज की एडिक्शन के बारे में बात नहीं कर रहा है, यहाँ पर एडिक्शन बात कर रहा है दवाओं के एडिक्शन के बारे में। पर वो दवाएं जहर बन जा रही हैं, जब आप इसका ज्यादा इस्तेमाल करने लग रहे हो तो यही दवाएं क्या हो रही हैं? जहर हो जा रही हैं, ठीक है। तो ये क्या हो रहे हैं बच्चों? कुछ दवाएं, जैसे आपने नाम सुना होगा, अफीम का नाम सुना होगा, कैफीन का नाम सुना होगा, क्या कहते हैं उसको, क्या नाम है इसका, अरे जो, हाँ, भांग का नाम सुना होगा आपने, ठीक है। तो ये जो है ये नशीले पदार्थ नहीं है, ठीक है, ये नशीले पदार्थ नहीं है, दवाओं में इस्तेमाल होते हैं, इनका इस्तेमाल दवाएं बनाने के लिए किया जाता है। पर अगर आपने इनका इस्तेमाल ज्यादा किया तो ये आपके शरीर को खराब भी कर सकता है, आपकी मानसिक संतुलन को बिगाड़ सकता है और नशीला पदार्थ के जैसा काम करने लगेगा। इसमें अल्कोहल को भी शामिल कर लीजिए। अल्कोहल नशीला पदार्थ है, अल्कोहल का यूज दवाओं में भी किया जाता है, एंटीसेप्टिक को मेडिसिन बनाने में इस्तेमाल किया जाता है, शराब भी बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। और शराब पी करके मस्त इंसान आपका लीवर खराब कर रहा है, बीवी को मार रहा है, बच्चों को मार रहा है, मनमानी जानवरों जैसे हरकतें कर रहा है, ठीक है। तो व्यसन क्या है? एडिक्शन। किशोरों की प्राकृतिक जिज्ञासा, बहुत सारे, नॉट ओनली जिज्ञासा, गलत संगति में पड़ने से आप इन दवाओं के, इन ड्रग्स के बेसिकली आदी हो जाते हैं लोग, अल्कोहल के दुष्प्रभाव और ये सारी चीजें। तो ये आपके क्या करते हैं? आपके मानसिक, आपके नर्वस सिस्टम को डिसबैलेंस कर देते हैं, जिसकी वजह से फिर धीरे 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 पतन होता है। क्या होता है? पतन होता है, फायदा नहीं होगा, ठीक है। तो देखो कुछ ऐसी नशीली दवाएं हैं ओपियोइड्स। क्या है बच्चों? ये ओपियोइड्स है, इसमें अफीम वगैरह ये सारी चीजें शामिल हैं। ये ड्रग्स हमारे केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और पाचन तंत्र में उपस्थित विशिष्ट ओपियोइड्स रिसेप्टर्स जो होते हैं उनको अफेक्ट करते हैं। स्मैक हो गया, हीरोइन हो गया, इन नामों से जाने वाले, अफीम भी हो गया, ये सब आपके क्या करते हैं बच्चों? ये सब आपके नर्वस सिस्टम को क्या करेंगे? अफेक्ट करेंगे। ये क्या है पदार्थ? रासायनिक रूप से इनको क्या कहा जाता है? डायएसिटिल मॉर्फिन होते हैं, जो गंधहीन होते हैं, तीखे होते हैं और क्रिस्टल फॉर्म में प्रेजेंट रहते हैं। इन्हें मॉर्फिन से प्राप्त किया जाता है और लेटेक्स वगैरह, पोस्ता वगैरह से इनको प्राप्त किया जाता है, जो कि एंटी डिप्रेसर की तरह काम करते हैं। लेकिन जब तुम ज्यादा लेने लगोगे ना तो यही डिप्रेशन का काम करने लगेंगे, ठीक है, यही डिप्रेशन का कॉज करने लगेंगे। कैनेबाइड्स क्या है बच्चों? ये ड्रग्स मस्तिष्क की कैनेबाइड ग्राहियों की से क्रिया करते हैं। इन ड्रग्स में शामिल है भांग, आपका शामिल है, और आपके भांग हो गए, रेजिन वगैरह से इनको क्या किया जाता है? प्राप्त किया जाता है। गांजा हो गया, मेरिजुआना हो गया, इन सब चीजों से ये बनाया जाता है, ठीक है। ये आपके कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को प्रभावित करेगा, वो इस्तेमाल करोगे ना तो हार्ट अटैक का खतरा बन सकता है। कोका एल्कोलॉइड्स, कोकेन वगैरह से ये क्या होते हैं? कोकेन कोका पादप से प्राप्त किया जाता है, मुख्य रूप से दक्षिण अमेरिका का यह पौधा है। ये न्यूरोट्रांसमीटर डोपामिन के परिवहन में बाधा उत्पन्न करता है और कोकेन की अधिक मात्रा से हैलुसिनेशन होता है। कहीं पर पानी नहीं है तो तुमको पानी दिखाई देगा, कहीं पर सांप नहीं है तो तुमको सांप दिखाई देगा। बेसिकली हैलुसिनेशन में होता क्या है कि इंसान अगर साइकोलॉजिकली आपकी लाइफ में कुछ ऐसी चीजें हुई हैं जिससे आपको डर लगता है या जिससे आप, जो चीजें आपको परेशान करती हैं,
तो आप जब किसी नशे की लत में रहते हो तो वो चीज़ें आपको होती हुई दिखाई देती हैं, आपके आसपास वैसी चीज़ें आपको प्रभावित ज़्यादा करने लगती हैं, ठीक है, भ्रम जैसी स्थिति पैदा हो जाती है। तो ये आज का क्लास रहा बच्चों। तो थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स भी जाकर के मैंने कुछ कुछ बातें की और काम की ही बातें थी, क्योंकि आप फ्यूचर हैं इस देश का, मेरे जैसे आप भी इस देश का फ्यूचर है। तो थोड़ा सा अच्छा रोल करिए। बहुत समझदार इंसान है मनुष्य, हम बहुत ही वेल डेवलप्ड ह्यूमन बींग्स हैं, सर्वश्रेष्ठ प्राणी हैं इस पृथ्वी के। तो थोड़ा सा समझदारी का परिचय देते हुए हमें आगे काम करना चाहिए ना। ओके, तो ये लेक्चर है और कल मिलते हैं अगले लेक्चर के साथ में। और होपफुली अगर कल की क्लास में ये चैप्टर मतलब सीरीज पूरी नहीं होती तो हार्डली 2 लेक्चर और आएगा और ये सीरीज कंप्लीट हो जाएगा। फिर मैं वापस से आपके जो चैप्टर वाले लेक्चर्स हैं वो लेने लगूंगी। और एग्ज़ाम आ रहे हैं तो अच्छे से पढ़िए और अपना ख्याल रखिए, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद।